हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया क्या होता है और क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये मेनली हमारे 3 वर्ड से मिलके बनता है, ऑस्टियन, आर्थ्रॉन एंड आइटिस। ऑस्टियो ऑब्वियसली मीन्स बोन, आर्थ्रॉन मीन्स द जॉइंट एंड आइटिस जिस भी वर्ड के पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट। लेकिन जो आइटिस वर्ड है यानी इन्फ्लेमेशन वो एक मिसनॉमर जैसा है, क्योंकि आजकल ये मानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ इन्फ्लेमेशन या सूजन से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि इसमें वियर एंड टेयर या जॉइंट का डीजनरेशन भी होता है। सो अब हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे, जॉइंट के बारे में जानेंगे। जो आपका जॉइंट होता है उसमें बेसिकली 2 या 3 हड्डियां होती हैं। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल नी जॉइंट की। तो जो टिबियोफिमरल जॉइंट होता है उसमें ऊपर वाली बोन होती है आपकी फीमर, नीचे वाली बोन होती है आपकी टिबिया। तो ये दोनों मिलकर आपका टिबियोफिमरल जॉइंट बनाती हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये मेनली साइनोवियल जॉइंट्स में होता है। वो क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो 2 हड्डी के चारों तरफ एक जॉइंट कैप्सूल होगा और साथ ही साथ उनके बीच में एक ग्रीस या जेल जैसा भरा होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियम भी कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो 2 बोन्स हैं उनके बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। बोन के दोनों ही एंड्स पे प्रेजेंट होता है वो। तो धीरे धीरे ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो बोन्स आपस में रब करती है जिसकी वजह से आपको पेन, स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो जो हमारा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है इसका मेन रोल सिर्फ एक होता है, विच इज़ स्मूथ ग्लाइडिंग ऑफ द जॉइंट्स, जो स्मूथ ग्लाइडिंग ऑफ द बोन्स। तो अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है तो इवेंचुअली क्या होगा, उस एरिया में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये आता कहाँ से है? हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जॉइंट के आसपास जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स आर्टिकुलर कार्टिलेज का मेंटेनेंस का काम करते हैं। जब आर्टिकुलर कार्टिलेज पुराना हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज को आके रिप्लेस कर देते हैं। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसकी मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड नंबर 2 इज़ इलास्टिसिटी। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती है पहले तो वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज आप एक रबर बैंड का एग्जाम्पल लो, आपने रबर बैंड को खींचा, वो कितना स्ट्रेच हो सकता है, दैट इज़ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेच होने के बाद आपने उसको रिलीज़ कर दिया, वो कितने अप्रॉक्सीमेशन या कितने परफेक्शन के साथ अपनी इनिशियल ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, वो उसकी इलास्टिसिटी होती है, वापस आने की क्षमता उसकी इलास्टिसिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आर्टिकुलर कार्टिलेज में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी है धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ का मेन फ़ायदा क्या है यार, हमें क्या करना है, अगर वो इलास्टिक है तो उससे क्या फ़ायदा है? इट इज़ शॉक एब्जॉर्प्शन। जो चीज़ जितनी इलास्टिक होगी उस पर लोड पड़ेगा तो वो ईजिली वेट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, राइट। इंस्टेड ऑफ जैसे लोड आया आइडियली क्या होना चाहिए, क्रैक हो जाएगी वो चीज़, पर ये क्रैक नहीं होती है ड्यू टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। लेकिन कुछ कारणवश ये सारी चीज़ें, ये दोनों आपके पैरामीटर्स अफेक्ट हो जाते हैं एंड इवेंचुअली आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्रेक डाउन उसका स्टार्ट हो जाता है। अगर उसका ब्रेक डाउन होगा तो इवेंचुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। अब ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है? मेनली ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, लेकिन और भी जॉइंट्स में हो सकता है। तो मेनली क्या है, नी जॉइंट में तो सबसे कॉमन देखने को मिलेगा। उसके अलावा हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड इवन जो आपके ये छोटे जॉइंट्स होते हैं इनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इंटरेस्टिंगली ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई मेन कारण होता ही नहीं है। इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर ये हो गए, ये आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपको ओए होने का खतरा बढ़ गया है। तो ये क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है? नंबर 1 इज़ एज। जैसे जैसे आप आप बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बनने का खतरा बन जाता है, क्योंकि जो कार्टिलेज है, मसल्स है, बोन्स हैं, इन सब में धीरे धीरे डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं।
नंबर 2 इज़ ट्रॉमा। अगर आपको कोई इंजरी हुई, कभी आप मतलब एज बेसिक एज फॉलिंग ऑन द फ्लोर, आप बाथरूम में स्लिप हो गए, या एज ग्रेव एज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आपका कार एक्सीडेंट हो गया, तो किसी भी तरीके का ट्रॉमा अगर डायरेक्टली जॉइंट में हुआ है तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को अफेक्ट कर सकता है एंड इवेंचुअली उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप हो सकता है। तो नंबर 3 इज़ इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी कारणवश कोई आपको ऐसी डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है, तो वो स्वेलिंग आपको प्रोन बना देगी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने के लिए। सो नंबर 4 इज़ ओबेसिटी या ओवरवेट। अगर आपका BMI 25 से ऊपर है, आप ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, सो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग OA। इसके साथ इवन आप और भी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस हैं, मतलब हार्ट की कितनी सारी बीमारी हैं जिसके लिए आपका रिस्क बढ़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ा देती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जेनेटिक्स। शायद आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही है कि हाँ आपके ग्रैंड मदर या आपकी मदर को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो शायद चांसेस आर हाई कि आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बन सकता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स जब आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो ये डायरेक्टली किसको ट्रिगर करते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स को, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के एक तरीके से करता धरता है, वो मेंटेनेंस करते हैं उसकी। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो देयर इज़ अ हाई रिस्क कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। होगा नहीं, दैट इज़ नॉट श्योर बिकॉज ये कॉजेज नहीं है, रिस्क फैक्टर्स है। तो क्या होता है, अब इन सारे रिस्क फैक्टर्स ने कॉन्ड्रोसाइट्स को अफेक्ट किया। कॉन्ड्रोसाइट्स से क्या होगा, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जिस क्वालिटी का पहले बना रहे थे अब उस क्वालिटी का नहीं बनेगा, रैदर बहुत वीक बनेगा। उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिड्यूस। तो जैसे ही थोड़ा सा भी लोड ज़्यादा पड़ेगा जॉइंट पे, उसमें जॉइंट आइडियली क्या होना चाहिए, लोड पड़ते ही वो स्ट्रेच हो जाएगा और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अब ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से जैसे ही लोड आया वो उस जॉइंट में क्रैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। इलास्टिसिटी होने की बजाय उसमें प्लास्टिसिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। इन क्रैक्स को हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं फिब्रिलेशन। अब क्रैक्स बन गए, जो अंडरलाइंग बोन थी वो एक्सपोज हो गई, दोनों ही बोन्स, तो वो क्या होंगी, अब आपस में रब करेंगी, अब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो रब करने को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एबर्नेशन। दोनों बोन जब आपस में रब करेंगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो डायरेक्ट रबिंग की वजह से उस एरिया में फ्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड पेन, ये सारे सिम्टम्स आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्मॉल जॉइंट्स में भी हो सकता है, उनमें इसको स्पेशल नाम दिए गए हैं। ये आपका होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, PIP जॉइंट। ये होता है आपका DIP, डिस्टल IP जॉइंट। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके यहाँ प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं बुशर्ड्स नोड्स, और अगर DIP भी प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं हेबर्डन्स नोड। साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग देखने को मिलती है जो आप अपने एक्सरे में देख सकते हैं, दैट इज ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। यानी कि जो आपकी हड्डी का निचला हिस्सा होगा जिस पे सारा लोड आ रहा है, वो थोड़ी सी फैलनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें चोच बन जाती है, ऑस्टियोफाइट्स यानी बोनी डिपॉजिट्स उस पर स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके कुछ 3-4 मैं आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताऊंगी जो पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ मॉर्निंग स्टिफनेस। लेकिन इसकी खास बात है, मॉर्निंग में जो स्टिफनेस है वो सिर्फ 1 घंटे तक ही रहती है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करती है। नंबर 2 इज़ पेन। जो आपका पेन है वो पेशेंट रिपोर्ट करेगा या तो शार्प टाइप का, कि जैसे तार जैसा दर्द महसूस हो रहा है, या उसको रिपोर्ट करेगा नंबर 2 इज़ बर्निंग सेंसेशन, कि जॉइंट में जलन जैसी महसूस हो रही है। और तीसरी चीज़ जो पेन की बताएगा कि जब वो कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे स्टेयर्स चढ़ना उतरना हो गया, या क्रॉस लेग या पलोथी मार के जैसे हम बैठते हैं, वो वैसे नहीं बैठ पाएगा। बैठते ही पेन उसका मतलब पेन इंटेंसिटी उसकी एग्रेवेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पेन सिम्टम्स के अंदर वो रिपोर्ट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ स्वेलिंग। नॉर्मली स्वेलिंग नहीं देखने को मिलती है। यदि वो एक्यूट केस है, लाइक विद इन अ मंथ उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो, वो आपके पास आया, तो उस केस में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, और एल्स स्वेलिंग इज़ यूजुअली नॉट प्रेजेंट। सो दैट वाज इट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, and do let me know in the comment section below how did you find this video, and until then keep exercising and stay fit.